बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको मैं अपने चैनल होबे तबीबी पे खुशामदीद कहता हूँ। ये वाली जो मेरी वीडियो है वो दमा यानी ब्रोंकियल एस्मा के बारे में है। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें इस बीमारी का मैंने थोड़ा तारफ़ करवाया था। ये वाली वीडियो जो है ये इसी बीमारी के मुतल्लिक़ है, लेकिन मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से ये बीमारी डिस्कस करूँगा। और वैसे तो मैं आम तौर पे मैं अपनी वीडियो के आखिर में कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, लेकिन आज मैं पहले ये कहने लगा हूँ कि बेशक आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बल्कि शेयर इस वीडियो का नहीं, जो भी मेरी मेडिकल की वीडियोस आप देखते हैं वो ज़रूर शेयर किया करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा जो चैनल होबे तबीबी है ये कोई आम चैनल नहीं है। ये बेसिकली खिदमत खल्क के लिए चैनल है और मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा इंसानियत की खिदमत हो सके इतनी अच्छी बात है। तो शेयर करने से क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप किसी से दोस्त से शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, तो ये हो सकता है कोई बेचारा मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला हो या और किसी बीमारी में मुब्तला हो जिसके बारे में मैंने चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, तो उसका जो है ना उस इंसान का भला हो जाएगा। ठीक है, चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला था कि जो अस्थमा की प्रॉब्लम है ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो सांस की नालियां हैं वो नैरो मतलब तंग हो जाती हैं और उसमें स्वेलिंग हो जाती है और फिर उसमें जो है ना ज़्यादा म्यूकस यानी जो बलगम होता है वो बन सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी सांस मुश्किल से आती है और फिर जो है ना उससे ज़्यादा वो रेशा जो बनता है, जो बलगम जो बनता है, उससे कफिंग भी हो सकती है। और फिर जब बंदा सांस लेता है, ख़ास तौर पे जब सांस बाहर निकालता है तो एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो ऐसी सीटियाँ सी बजती हैं जिसको हम वीजिंग कहते हैं। और फिर ज़ाहिर सांस फूल भी सकता है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है ये बहुत ही मामूली प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ और लोगों के लिए मतलब और मरीज़ों के लिए ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है और उनको जो है ना बड़ा इस चीज़ से वो मुश्किल का शिकार होते हैं। और कुछ इवन लोगों को तो अस्थमा का सीवियर अटैक बहुत मतलब जो है वो आ सकता है, कई दफ़ा आ सकता है। तो वो जो है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जो है ना वो लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। इसका कोई ऐसा जो है ना उस तरह का पक्का ये ऐसी कोई इसकी मेडिसिन नहीं है अस्थमा की, पहले तो ये बात याद रखें। ख़ास तौर पे मैं ये चूँकि मेरा जो चैनल है वो एक तरह का काउंटरैक्ट भी करता है जो नेट पे काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है कि जी ये खा लें तो वो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बीमारी, ये वो काफ़ी जो देसी कीमों ने इस तरह की जो वीडियो बनाई हुई हैं। ठीक है, तो मेरा चैनल बेसिकली उन लोगों को काउंटरैक्ट करता है क्योंकि वो अपने व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए इस तरह की वो बातें करते हैं, बड़े बड़े वो दावे करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप वो एक तरह आपकी लाइफ में चलती हैं, उनका ऐसा क्योर नहीं होता कि मतलब कोई ऐसी मिरेकल मेडिसिन उन बीमारियों के बारे में ऐसी लॉन्च नहीं हुई अभी तक जो कि बिल्कुल वो कोई हफ्ते 10 दिन का या महीने का कोर्स करके वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, सिम्टम्स कम हो सकती हैं तो जो है मतलब या लाइफ बेहतर हो सकती है अगर आप मेडिसिन बाकायदगी से लें। तो ये जो दमा की जो अस्थमा की बीमारी जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी उन्हीं बीमारियों में शामिल है कि जिनको मतलब आप इलाज करवाएंगे, आप जो उसके जो फैक्टर्स हैं ट्रिगर करते हैं मतलब जो अस्थमा को चीज़ें बढ़ाती हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा, अगर आप उन पे कंट्रोल कर लें और अगर आपको बीमारी की अच्छी तरह समझ आ जाए तो आप इसकी सिम्टम्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो मेरा जो इसका चैनल का मकसद सिर्फ ये ट्रीटमेंट बताना नहीं है, बल्कि आपको पूरा एजुकेट भी करना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को जब सही तरह बीमारी का पता होगा तो वो अच्छी तरीके से मैनेज कर सकेगा। ठीक है, अब मैं इसकी ना आपको मैं अलामात बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब पेशेंट को महसूस होता है। इसका पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि ये हर पर्सन में इसकी अलामात वेरिएट करती रहती हैं। मतलब ये नहीं होता कि एक बंदे को जो है ज़्यादा सीवियर अटैक है तो दूसरे को भी इसी तरह होगा, या एक बंदे को बहुत हल्की सिम्टम है तो दूसरे को भी इस तरह होंगी। हर बंदे की ये जो ख़ास तौर पे ये जो दमा की बीमारी है ना, हर बंदे की जो सिम्टम जो है ना वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल हल्के हल्के प्रॉब्लम भी अटैक्स आ सकते हैं, हल्की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कभी कभी कुछ लोगों को मतलब कई दिन गुजर जाते हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होती।
या मतलब जो है कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, जैसे सपोज लेट से कोई एक बंदा एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो वो उसको वो इसका अटैक आ सकता है। तो मतलब इसकी जो है ना सिम्टम इस तरह वेरिएट करती रहती हैं। तो इसकी जो सिम्टम जो है ना वो जो साइन सिम्टम्स हैं उसमें यह कि ज़ाहिर है एक सांस फूल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसकी ये मतलब फिर यह कि आपकी जो चेस्ट है वो टाइटन हो सकती है, ऐसे लगता है कि आपकी जो छाती है वो जकड़ी हुई है, या फिर थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है चेस्ट में। फिर यह कि वीजिंग जो मैंने शुरू में बताया कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो जो है ना वो एक इसका कॉमन साइन है कि उसका जो है ना एक टिपिकल साउंड प्रोड्यूस होती है, ख़ास तौर पे ये बच्चों में ज़्यादा होती है, तो एक वीजिंग का भी साइन है। फिर यह कि जब इंसान को इधर सांस की मुश्किल होती है तो उसमें यह कि उसको नींद का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और खांसी का, और जो है ना मतलब खांसी लट से आ रही हो या उसको वीजिंग हो रही है तो वो ज़ाहिर उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। फिर यह कि उसकी जो ये जो सारे जो सिम्टम हैं कफिंग या वीजिंग की जो सिम्टम्स हैं वो किसी को ख़ास तौर पे जब कोई उसको अगर लट से नज़ला ज़ुकाम है, कोई ऐसा कोई वो वायरल इन्फेक्शन है, तो ये सिम्टम जो है ना उसकी बढ़ सकती हैं। इसमें यह है कि इसमें सिम्टम जो है ना वो वर्सन भी हो सकते, कुछ लोगों में फिर आस्ता आस्ता बढ़ती हैं, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर से दिखाना चाहिए कि ख़ास तौर पे जब मैंने जैसे पहले बोला ना कि कुछ लोगों को बड़े इनफ्रीक्वेंट अटैक होते हैं, कभी कभी उनको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आपको ये बार बार ये चीज़ें होना शुरू हो जाएँ, मतलब यह कि सांस आपका फूलने लगे जो है ना, या आपकी जो सिम्टम्स हैं जो है ना मतलब जो है वो जो एक पीक फ्लो मीटर होता है जो उसको जो है ना मेजर करता है कि आपका जो लंग्स हैं वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसकी जो है ना मतलब जो है ना उसकी मेजरमेंट से हम पता चला सकते हैं कि बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यह कि बंदे को अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है जो है ना क्विक रिलीफ जो है ना इनहेलर की, तो उसको भी इसका मतलब है कि सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिर यह कि कुछ लोगों को सिम्टम जो है ना वो फ्लेयर अप मतलब कुछ सिचुएशन में होती हैं, मतलब बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे जैसा मैंने पहले बोला कि कोई एक दमा इसको कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, मतलब यह कि जब ख़ास तौर पे जो अगर हवा जो है ना वो ठंडी है और ड्राई है तो वो जो है एक्सरसाइज बंदा को कर रहा है तो वो जो है ज़्यादा तकलीफ़ उसको हो सकती है। या एक ऑक्यूपेशनल एस्थमा होता है जिसमें यह कि आपको जो ना जो बंदा एक ख़ास किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें लट से केमिकल फ्यूम्स यूज़ होते हैं, गैसेज है या डस्ट वगैरह की वो है, तो ये भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर यह कि ये जो है ना ये एलर्जी की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ये बेसिकली एक तरह की एलर्जी इसको समझ लें, मतलब जो है ना जैसे वो पोलन का जो मतलब जो है उसमें वो जो उगते हैं, ठीक है, जैसे इस्लामाबाद में वो पोलन्स का वो कहते हैं जी हमें एलर्जी है, तो काफ़ी वहाँ पे वो प्रॉब्लम लोग, या जो है मोल्ड के स्पोज होते हैं, कॉकरोच के वेस्ट होते हैं। ख़ास तौर पे हम ये अक्सर जब पेशेंट आते हैं तो हम जो है एक चीज़ अक्सर रिकमेंड करते हैं कि आप घर में अगर आपने कालीन वगैरह बिछाए हुए तो वो हटा दें, क्योंकि एक माइट होती है डस्ट माइट जो है ना उससे एक एलर्जी की वजह से ना ये दमा का अटैक होता है। तो हमने काफ़ी जो मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आए हैं उनको हमने कालीन को हटा देने का बोला है, और वो उन्होंने जब हटाया तो उनकी सिम्टम्स काफ़ी बेहतर हुई हैं। ठीक है। तो ये कालीन इतने ख़ास कोई इतना वो होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका कोई दमा वाले लोगों के लिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। जितनी भी सफाई का लो इतनी वो सही तरह उसकी जो डस्ट माइट है वो सही क्लियर नहीं होती। ठीक है। तो बड़ा मतलब जो है ना उसका काफ़ी कुछ लोग कहते हैं जी हम फलाम केमिकल यूज़ करते हैं क्लियर करने के लिए, लेकिन यह कि जो हमने नोट किया है अपनी प्रैक्टिस में कि वो जो ना डस्ट माइट जो होती है ना वो बड़ा उसको मुश्किल होता है क्लियर करना। ठीक है। तो फिर ये कि जो एक पेट डेंडर कहते हैं कि जो पेट्स आपने जो रखे होते हैं उसके जो अगर लट से जो स्लाइवा गिरता है कहीं तो वो ड्राई हो जाता है, तो उससे भी जो है ना ये इंड्यूस हो सकता है अस्थमा। तो इसमें यह भी ख्याल रखने की ज़रूरी है कि आपको जो है ना इसमें एमरजेंसी अटैक्स भी हो सकते हैं, मतलब यह कि लट से एक बंदा इनहेलर यूज़ कर रहा है तो उसको उससे नहीं जो है फ़र्क पड़ा तो जो है तो उसको ज़्यादा सिम्टम हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सांस उसको तकलीफ़ हो रही है, खांसी ज़्यादा आने लगी है, वीजिंग हो रही है, तो वो जो है ना वो मतलब कोई बिल्कुल उसने कोई मिनिमल एक्टिविटी किया उसको इस ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, तो वो एक एमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जिसको हम एक्यूट सीवियर एस्थमा कहते हैं। तो वो उस सूरत में तो फौरी तौर पे आपको एमरजेंसी में जाना चाहिए। फिर इसके अलावा यह ना कि आपको जब इस तरह की जो सिम्टम हो रही हैं या फ्रीक्वेंट मतलब कफिंग है, वीजिंग है, जो 3-4 दिन से ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, तो वो जो है वो आपको जो है
दिखाना चाहिए ज़रूर डॉक्टर को, क्योंकि यानी कि अगर आपकी इसकी अर्ली ट्रीटमेंट मतलब स्टार्ट कर लें, कोई भी बीमारी ले लें, अगर वो शुरू में उसका इलाज हो जाए तो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। क्योंकि यानी कि अगर आप शुरू में अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म उसका लंग डैमेज हो सकता है और वो फिर जो है ना वो ज़्यादा कंडीशन वर्स हो सकती है। ये बेसिकली ना अस्थमा का जो होता है ना वो टाइम के साथ साथ उसकी वेरिएशन होती रहती हैं, कभी मतलब कम हो जाता है कभी ज़्यादा। तो एक तो ये है ना कि मैं ये कहूँगा पेशेंट को खुद से आप ना कोई दवाई अपनी एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। कोई भी दवाई उसकी डोज अगर कम करनी है बढ़ानी है तो आप डॉक्टर से मशवरा करके वो उसकी जो है ना डोज एडजस्ट करें। अब मैं इसकी ना मैं आपको कॉजेज़ बता देता हूँ कि मतलब क्या क्या रीज़न होती हैं कि जो है ना मतलब ये दमा जो बढ़ाती हैं या कॉज करती हैं। उसमें एक कम्बिनेशन फैक्टर्स हैं, मतलब एनवायरनमेंट के फैक्टर भी आ जाते हैं और जेनेटिक फैक्टर, मतलब यह कि एक बंदे को फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की, भाई बहन को है या माँ बाप को थी तो या कोई और करीबी जो रिलेटिव हैं तो आपको भी चांस हो सकता है। फिर यह है कि इसमें जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कुछ काफ़ी जो इरिटेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं जो आपकी जो एलर्जीज़ को ट्रिगर करते हैं, तो वो जो सारे जो सिम्टम्स एंड साइन जो है अस्थमा के भी वो बढ़ा सकते हैं। और ये जो अस्थमा के जो ट्रिगर्स होते हैं ना, मतलब ये हर बंदे के अलग अलग होते हैं। मतलब कुछ मिसाल के तौर पे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को किसी पेंट से एलर्जी है, तो ये हर बंदे के वो ट्रिगर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने डस्ट माइट का बताया, फिर जो है ना मोल्ड के स्पोर्स होते हैं, पेट डेंडर्स होते हैं, कॉकरोच के जो वेस्ट होते हैं उसके एलर्जी की वजह से ये अटैक हो सकता है। और या कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे मिसाल के कुछ लोगों को नज़ला लगे तो वो जो है ना दमे का अटैक भी ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग इवन फिजिकल एक्टिविटी लेट से एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया ना एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो सकता है। वो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी चाह रही हो, ठीक, तो उनको भी ज़्यादा इसमें भी रिस्क होता है। फिर एयर में कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, इरिटेंट्स हैं, जैसे स्मोक है, मतलब जो लोग कुछ तो खुद स्मोकर होते हैं लोग, तो वो उनको ज़्यादा वो रिस्क है। या फिर जो पैसिव स्मोकिंग होती है, लेट से कि आपके फैमिली घर में कोई और स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी आपको जो स्मोक है धुआं वो आपका रिस्क बढ़ा सकता है। फिर यह है कि कुछ मेडिकेशन आती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर हैं, एस्पिरिन है, और जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो सिंपल जो पेन किलर हैं जैसे ब्रूफिन वगैरह, ठीक है, नेप्रोक्सन सोडियम जो है ना, तो ये भी आपके जो है ना ये दमे के को एक तरह का जो है ना ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब उसको इंड्यूस कर सकती हैं। फिर यह कि कुछ लोगों इवन जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हों या स्ट्रेस का शिकार हों तो उनको भी ये अटैक हो सकता है। फिर यह कि जो फूड में कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं ये बेवरेजेस में, ठीक है, जैसे शिनिप्स में, ड्राइड फ्रूट में और प्रोसेस्ड पोटैटोज में, बीयर एंड वाइन जो हमारे इधर वेस्टर्न कल्चर में बहुत यूज़ करते हैं, जो मतलब सल्फाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं उनमें जो फूड में ऐसी में ऐड किए जाते हैं, तो उससे भी आपको ये हो सकता है। फिर एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD, गर्ड, ठीक है, तो उसमें यह कि जो है जो स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर आपको थ्रोट की तरफ आ जाता है, तो उससे भी ये एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर है अस्थमा के लिए। तो ये तो अब मैंने ट्रिगरिंग फैक्टर बता दी। फिर मैंने अब अभी यानी कि इसके मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अस्थमा के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। एक तो यह है कि आपका जो ब्लड रिलेटिव खूनी रिश्ते को अगर ज़ाहिर हो, जैसे भाई बहन को हो, पेरेंट को हो, तो वो ज़ाहिर आपका रिस्क फैक्टर है। फिर यह है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी कोई एलर्जी की और कंडीशन होती है, जैसे डर्माटाइटिस मतलब स्किन की कोई किसी को एलर्जी हो, ठीक है, या एक हे फीवर इस तरह की बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें रनी नोज़ हो जाता है, मतलब नेज़ल एलर्जी कह लें, ठीक है, और आँखों की एलर्जी, तो उन लोगों को इसका मतलब ये जो दूसरी मतलब एलर्जी किसी किस्म की है, तो क्योंकि ये भी जो एलर्जी की एक किस्म है दमा, तो वो भी इन लोगों को ज़्यादा हो सकता है। फिर यह कि जो ओवरवेट लोग थे वो मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। फिर मैंने स्मोकिंग का जैसे बताया उनको रिस्क है, और सेकेंड हैंड स्मोक मतलब जो पैसिव स्मोकर है, मतलब कोई और स्मोकिंग करे घर में, तो उसको भी दूसरे को रिस्क हो सकता है। फिर यह कि जो एग्जॉस्ट फ्यूम होती हैं या कोई भी पोल्यूशन होती है एनवायरनमेंट में, उससे भी बढ़ सकता है। जो ऑक्यूपेशनल ट्रिगर्स हैं जैसे केमिकल हैं, केमिकल जैसे फार्मिंग में यूज़ होते हैं, हेयर ड्रेसिंग में यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो मुख्तलिफ केमिकल यूज़ होते हैं ना, तो केमिकल से आपको ये जो ना इसके जो ना एक तरह का ये रिस्क फैक्टर इसमें आ जाते हैं। अभी मैं इसकी पेचीदगियाँ यानी कम्युनिकेशन बता देता हूँ। उसमें यह कि ज़ाहिर है जब इस तरह की प्रॉब्लम आपको ये सांस की होगी तो उसमें जो है ना आपकी नींद को डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी जो डेली एक्टिविटी जो लाइफ की है, लेट से कोई जॉब करते हैं उसमें भी इंटरफेरेंस हो सकती है।
और फिर यह कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको जॉब से अपना वो गैरहाज़िर रहना पड़ सकता है, या बच्चे को प्रॉब्लम है तो स्कूल से भी ज़ाहिर है उसका हर्ज हो सकता है। फिर यह कि जो सांस की नालियाँ उनकी जो नैरविंग मतलब जो तंग ज़्यादा वो एक तरह की परमानेंट हो सकती हैं, जो है जिसकी वजह से जो है ना वो और आपकी सांस में मुश्किल बाद में हो सकती है, और ज़्यादा ज़्यादा एमरजेंसी रूम विज़िट और हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है इस बीमारी में। ठीक है, और ये कि इसमें जो मेडिसन जो यूज़ होती हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा, तो वो जो है उसके ज़्यादा लॉन्ग टर्म चूँकि ये बीमारी है तो उसकी मेडिसिन के जन्मी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें यही है, मैंने ये बार बार यही कह रहा हूँ कि जो इसमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप शुरू से इसको सही तरह आइडेंटिफाई कर लें ट्रिगरिंग फैक्टर को, या सही तरह अच्छी तरह इलाज करा लें, तो इंशाल्लाह आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि बेसिकली ये एजुकेशनल मतलब प्रॉपर वो वीडियो है। मैं पेशेंट को साथ ये नहीं है कि बस वो सिंपल सा बस 2-4 मिनट बात करके पेशेंट को कुछ समझ ना आए। मैं बेसिकली एजुकेट करता हूँ आवाम को, ताकि उनको बीमारियों की समझ हो, क्योंकि अगर बीमारी की समझ हो तो वो अच्छी तरह कंट्रोल हो सकती हैं। अब जो है मैं इसकी प्रिवेंटिव में ये मतलब क्या क्या आप करें तो उससे आप बच सकते हैं, तो ये भी आप जो है ना इसका मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसका ये एक तो सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि इसका कोई इस तरह ऐसा प्रिवेंटिव वो चीज़ नहीं है कि आप मतलब कोई ऐसा काम कर लें कोई तो कि आप उससे मतलब ये पूरी तरह 100% बच सकें। तो लेकिन यह है कि कुछ तरीके जो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर वो इख्तियार करेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। मतलब एक तरह का आप तो उस तरह का प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि मतलब ज़्यादा फर्दर जो सीरियस अटैक आने से। तो पहले ये कि जो आपका जो डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी हुई है, जो एक्शन प्लान अस्थमा के बारे में, उसको प्रॉपर फॉलो करें। जो है ना आप सारी मेडिकेशन आप प्रॉपर उसको लिख के रखें कि क्या क्या मेडिसिन ले रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये ना कि चूँकि ये ऑन गोइंग कंडीशन है तो उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप जो ना अगर आप ट्रीटमेंट पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ को भी अच्छी तरीके कंट्रोल करते हैं। ट्रीटमेंट पे कंट्रोल करने का मतलब यह है कि अगर आपको पूरी तरह पता है मेडिसिन के बारे में, सही आपको इल्म है, ठीक है, और आपको डॉक्टर से रेगुलर इन टच रहते हैं कि क्या क्या मेडिसिन आपको मतलब जो है खानी चाहिए, कम डोज करनी है, ज़्यादा करनी है, तो अगर आपको इस चीज़ का इल्म है तो आप जो है ना उसको एक्शन प्लान को सही तरह फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा कंट्रोल हो सकता है। फिर यह कि आप जो है ना ये जो इन्फ्लुएंज़ा निमोनिया की जो वैक्सीनेशन आती हैं वो आप जो है उस पर अप टू डेट रहें। मतलब ये है ना कि ये जो है ना, क्योंकि अगर आपको इन वैक्सीनेशन से आप ज़ाहिर है आप लगवा लेंगे तो फ्लू नहीं होगा, ठीक है, और निमोनिया भी नहीं होगा। तो ज़ाहिर है अगर मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर और कोई बीमारी जैसे फ्लू है, निमोनिया है, या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वो चूँकि अस्थमा के अटैक को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ज़ाहिर अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे अपनी तो इससे आप बचत हो सकती है। फिर यह कि जो मैंने ट्रिगरिंग फैक्टर बताए हैं जो आउटडोर्स हैं, लेट से एलर्जन हैं, इरिटेंट्स हैं, पोलन से लेके फिर कोल्ड एयर और एयर पोल्यूशन के जो सारे ट्रिगरिंग फैक्टर हैं वो आप खुद आइडेंटिफाई करें कि किन किन चीज़ों से आपकी तकलीफ बढ़ती है, तो उससे ज़रा आप अपने आप को बचाएं। कि ये फिर यह कि आप जो है इसमें यह कि आपने अपनी ब्रीदिंग को भी मॉनिटर करना होता है। एक जो है होम जो पीक फ्लो मीटर होता है ना वो जो है ना उस होम पे मिलता है, होम पीक फ्लो मीटर, ठीक है, तो उससे आप अपनी जो प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये पीक फ्लो मीटर बेसिकली वो आपको डॉक्टर जिसके पास भी आप जाएंगे वो आपको बता देगा, सिखा देगा कि वो कैसे यूज़ करना है। तो उसमें वो बेसिकली वो ये एक तरह की ये मेजरमेंट होती है कि आप कितना हार्ड आपको जो ना उसको आप ब्रीद आउट कर सकते हैं, मतलब सांस आप बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तरह की आपकी लंग्स के वो फंक्शन टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यह कि जब वो डिक्रीज़ हो जाती हैं मतलब पीक फ्लो की जो मेजरमेंट है, तो आपको वो जो एक अंदाज़ा हो सकता है कि अभी आपको अटैक होने वाला है, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। फिर यह कि मेडिसिन आप जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसके बिल्कुल आगे पीछे ना जाएं, खुद से अपने फार्मूले ना लगाएं। जो डॉक्टर ने डोजेज बताई हुई हैं या तो उसके मुताबिक अमल करें, और जो मतलब अगर डोज आपने एडजस्ट करवानी है, लेट से आपकी सिम्टम बेहतर है तो आप कम भी करवा सकते हैं। वो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर डोज ज़्यादा या कम करवाने के उसके डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से ना करें। जो फिर यह कि आप ये ध्यान रखें कि आपका जो क्विक रिलीफ जो इनहेलर होता है, जैसे उस एल्बिट्रॉल का जो इनहेलर आता है, तो वो आप जो है ना उसमें वो ध्यान रखें कि वो आपको कितना यूज़ करना पड़ता है।
यानी मेरा मतलब कहने क्या है कि अगर आपको लट से वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जो क्विक इनहेलर है एल्बिट्रोल का, तो इसका मतलब यह है कि आपका दमा जो है ना वो सही तरह कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर ज़ाहिर है आपको डॉक्टर से पूरी मालूमात लें और उससे जो है ना एडजस्ट करवाएं अपनी जो मेडिसिन की डोजेज वगैरह। अब आ जाते हैं कि इसके जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि आपको दमे का प्रॉब्लम है। उसमें यह है कि ज़ाहिर है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनकी पूछते हैं कि क्या क्या सिम्टम हो रही है, सांस की मुश्किल हो रही है, जो है खांसी वगैरह हो रही है, ठीक है, और कोई मतलब क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, किस चीज़ से आपको ये बढ़ता है। तो ज़ाहिर हिस्ट्री लेके फिर एग्जामिन करते हैं। उसमें यह कि आपकी जो है चेक करते हैं जो है जो वाइटल साइन के अलावा बाकी ज़ाहिर चेस्ट आपको हम चेक करते हैं, जिसमें वो हम जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो वीजिंग साउंड और इस तरह की जो आ सकती हैं, ठीक है, रोंकाई वगैरह जो है उनको हम बोलते हैं तो वो आ सकती हैं। फिर उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई और इस तरह से मिलती जुलती जैसे एक बीमारी आती है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। वो इससे थोड़ी मिलती जुलती है, तो वो जो है उसको हम उसका थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो वो जो है ना हम मतलब जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई लेट से इन्फेक्शन तो नहीं है या जो है ना सीओ जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। इस पर यह है कि फिर यह है कि जब हम एग्जामिन करके उसके बाद फिर हम टेस्ट करवाते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसको जो है ना वो स्पायरोमीट्री वो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसको जो है ना वो आपका ये बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि आपका जो कितनी जो आप जो है ना एक तरह की जो अपनी जो एयर है मतलब वो उसको एक्सेल कर सकते हैं। मतलब जब उसमें यह है कि आप जब सांस गहरा लेते हैं और उसको फिर वो उसको हम वो कहते हैं कि जी सांस बाहर निकालो, ठीक है। तो वो बेसिकली वो चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा बार एयर एक्सेल कर रही है, मतलब उसका उससे वो मॉनिटर हो सकता है, मतलब आपका जो कि अस्थमा आपको कितना शदीद है। फिर जैसे मैंने पहले बताया पीक फ्लो मीटर्स आते हैं, उससे भी जो है ना उसकी आपकी हम रीडिंग करते हैं। ये बेसिकली एक बड़ी सिंपल सी डिवाइस है, ठीक है। तो वो जो है ना आप उसको उसकी रीडिंग पे हम वो चेक कर लेते हैं कि जो ना इसमें आपको कितना वो आप ब्रीद आउट कितना हार्ड मतलब कितना एक तरह का आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है ब्रीद आउट करने के लिए। अगर उसकी जो रीडिंग है मतलब कम हो लोअर हो, मतलब ये कि तो उसमें ये एक तरह का आइडिया हो जाता है कि आपकी जो लंग्स हैं वो सही तरह प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। इसमें यह है कि हम ये जो टेस्ट करते हैं ना वो बेसिकली कोई ड्रग ब्रोंकोडायलेटर दे के मतलब उससे पहले जो मतलब और बाद में टेस्ट करते हैं। मतलब ये कि जो आपकी लंग्स को खोलती है जो दवाई ब्रोंकोडायलेटर जो है वो आगे चल के मतलब वो टेस्ट वो दे के हम देखते हैं कि अगर इस मतलब ब्रोंकोडायलेटर जब बंदे ने लिया है तो उसकी सिम्टम इम्प्रूव हुई हैं या नहीं। तो अगर सिम्टम इम्प्रूव हो जाए तो ज़ाहिर है हम ये एक तरह का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि उस बंदे को अस्थमा है। इसके अलावा कुछ एडिशनल टेस्ट भी आते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ज़ाहिर है जो पेशेंट इनके मतलब वो जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनको बताना ज़रूरी है। तो उसमें एक मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट आता है। उसमें यह कि बेसिकली ये मैथाकोलिन एक अस्थमा को ट्रिगर करता है, मतलब बढ़ाता है। तो वो हम जब वो इसको इनहेलेशन कराते हैं तो वो जो है ना आपकी जो एयरवेज है ना वो थोड़े नैरो हो जाते हैं। तो वो उसका हम पता चल जाता है कि जब मैथाकोलिन से जो नैरो हो गए उसको ज़्यादा अस्थमा का वो अटैक हो सकता है। तो उससे हम पता चल आ सकते हैं कि जो ना ये टेस्ट मतलब अगर लेट से मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट में वो पॉजिटिव आया तो वो पता चल जाता है कि दमा है। अगर लेट से इनिशियल कोई टेस्ट लेट से नॉर्मल भी आया लंग फंक्शन टेस्ट तो इसमें ये मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करके पता करा सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर लेट से हमें शक हो कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या कोई चेस्ट की अबनॉर्मलिटी तो नहीं है तो फिर हम चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं। फिर यह कि एलर्जी के टेस्ट करवा सकते हैं कि किस चीज़ से आपको एलर्जी होती है। जैसे मैंने बताया पहले डस्ट से, मोल्ड से, पोलन से। तो अगर एलर्जी के ट्रिगर आइडेंटिफाई हो जाएँ तो फिर यानी कि एलर्जी की जो शॉट्स आते हैं तो वो हम दे सकते हैं। फिर एक नाइट्रस ऑक्साइड टेस्ट आता है। इसमें यह कि जो आपकी जो सांस में एक गैस होती है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड वो मेजर करते हैं। अगर आपकी जो एयरवे है मतलब जो है इन्फ्लेमेशन हुई है मतलब जो अस्थमा का जो एक साइन है तो उसमें आपकी जो नॉर्मल जो नाइट्रस ऑक्साइड लेवल जो है ना वो ज़्यादा पाए जाएंगे, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये आमतौर पे ये टेस्ट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन ये भी कभी कभी करा सकते हैं। फिर यह कि आपको बलगम का टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें ईओसिनोफिल्स जो है ना उसमें होते हैं, मतलब ये ना कि वो एक तरह के वाइट ब्लड सेल होते हैं ईओसिनोफिल जो एलर्जी में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो हम करवा सकते हैं।
मतलब वो जो आपका जो बलगम है उसमें ये ना उसका ये सिनोफिल टेस्ट मतलब उसमें वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो ये जो वाले वाइट ब्लड सेल्स। तो जब एक वो रोज़ कलर डाई होती है उसके साथ जब जो है ना वो विजिबल हो जाते हैं जब स्टेन करते हैं हम, तो ये भी एक तरह का आइडेंटिफिकेशन वो चीज़ है इसके लिए। फिर ये कि कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट आते हैं, मतलब ये कि आपको एक्सरसाइज जो है ना और कोल्ड इंड्यूस एजमा, वो एक तरह का आपको उस तरह के एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं कि ये जो है ना मतलब लेट से कोल्ड है या तो कोल्ड से जो ट्रिगर होता है तो उससे भी हम पता चलता है कि ये जो है इस बंदे को एस्मा है। अब थोड़ा सा मैं आपको वैसे आइडिया, वैसे तो ये थोड़ा मेडिकल की वो हमारे डॉक्टरों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन ये कि मैं आपको बता देता हूँ कि एस्मा को हम क्लासीफाई करते हैं 4 उसमें बेसिकली कैटेगरीज में। तो उसमें फिर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि बंदे को किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो 4 कैटेगरी, वैसे तो ये लंबी चौड़ी डिटेल है लेकिन मैं हल्की थोड़े बहुत आपको आइडिया देता हूँ। उसमें ये जो पहली कैटेगरी आती है कि उसको कहते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट, ठीक है। तो उसमें यह कि आपकी जो सिम्टम माइल्ड होती हैं मतलब हल्की होती हैं, 2 दिन मतलब एक हफ्ते में 2 दिन तक हो सकती हैं और एक महीने में 2 रात तक हो सकती हैं। मतलब हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब और महीने में 2 रात से ज़्यादा नहीं। तो इस तरह की हो तो वो माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा की क्लासिफिकेशन में आता है। फिर यह कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो उसको कहते हैं माइल्ड परसिस्टेंट। उसमें यह कि जो आपकी जो सिम्टम है वो हफ्ते में 2 बार से, मतलब दिन की बात, दिन में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन यह कि रात को ना एक दिन में वो एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं होती। ये मतलब जो माइल्ड परसिस्टेंट है, मतलब ये कि आपको जो सिम्टम जो है ना ट्वाइस ए वीक हो सकती हैं, मतलब एक हफ्ते में 2 दफ़ा दिन में और वंस इन ए नाइट सिंगल डे, मतलब ये बट नो मोर देन वंस इन ए सिंगल डे। मतलब ये कि आपकी जो है ना मतलब यह कि ट्वाइस ए वीक सिम्टम होती हैं, लेकिन जो है ना एक दिन में एक से ज़्यादा बार नहीं होती है, जो माइल्ड परसिस्टेंट कैटेगरी है। फिर मॉडरेट परसिस्टेंट आ जाता है। इसमें यह कि जो सिम्टम है दिन में एक दफ़ा हो सकती हैं और जो है ना एक हफ्ते में एक रात में मतलब जो होती हैं, मतलब एक रात से ज़्यादा हो सकती हैं, 1 नाइट ए वीक, ठीक है, मोर देन 1 नाइट ए, मतलब सिम्टम्स वंस ए डे होती हैं और मोर देन 1 नाइट ए वीक होती हैं। फिर सीवियर परसिस्टेंट कैटेगरी, उसमें यह कि थ्रू आउट द डे प्रेजेंट होती हैं, मोस्ट डेज एंड फ्रीक्वेंटली जो है ना वो नाइट पे भी होती हैं। आप इस चीज़ों को ज़्यादा ना उसमें देखें, ये थोड़ी मेडिकल में, लेकिन मैं थोड़ा पेशेंट की अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। मतलब बेसिकली ये कि माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट, ये कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, उसके मुताबिक हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ, ये भी बड़ा ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि ये ना कि ये इसके बड़ा, ये चूँकि लॉन्ग टर्म बीमारी है तो इसकी मतलब मेडिसिन डिफरेंट किस्म की आती हैं। जो लॉन्ग टर्म भी कुछ लोगों को हम देते हैं, एक तरह की स्टेप वाइज मैनेजमेंट होती है। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मतलब रेस्क्यू ब्रीदिंग एक तरह की, उसकी तरह भी मेडिसिन आती है और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन भी आती हैं। तो ये जो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के सिम्टम ज़्यादा हैं कम है, ठीक है। तो फिर ये कि आपकी डिपेंड करता है कि एज है कि मतलब अस्थमा की जो ट्रिगरिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें यह कि जो प्रिवेंटिव एक तरह की लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन है, जो उसकी आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। जो आपकी जो नालियाँ, मैंने जैसे शुरू के जब मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया ना कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, तो वो उसकी इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं। जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती हैं, जो क्विक रिलीव इनहेलर होते हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, वो आपका जो जब वो जो एयरवेज हैं वो जिनकी जो स्वेलिंग को पूरी तौर पे ना उनको ओपन करते हैं, जो स्वोलन एयरवेज होते हैं, ताकि मतलब जो है जिससे मतलब आपका सांस उखड़ रहा होता है, मतलब जो है आपको सांस मुश्किल से आ रहा होता है, तो जो क्विक रिलीव ड्रग्स होती हैं ब्रोंकोडायलेटर जो है ना, वो एकदम से जो आपकी सांस की नालियाँ स्वेलिंग उनकी होगी है, उनको जो है ना वो ओपन करती हैं। तो अब जो है इसमें मैं लॉन्ग टर्म जो आपके अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशन पहले बता दूं। ये आमतौर पे एक तरह की डेली ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है लॉन्ग टर्म जो अस्थमा कंट्रोल की। तो वो एक तरह की ये मेन ट्रीटमेंट यही है। उसको मतलब आपका डे टू डे बेसिस पे आपको जो दमे का अटैक कंट्रोल कर सकती है। उसमें यह कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनहेल्ड जो कोर्टिकोस्टीरॉइड, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टीरॉइड होते हैं, मतलब जो इनहेलर के दी जाते हैं। उसमें मतलब फ्लूटिक कई ड्रग्स हैं, जैसे फ्लूटिकाजोन प्रोपियोनेट जो है ना, वो जो है बुडिसोनाइड जो पल्मीकोड के नाम से आता है, वो डिफरेंट उनके नाम है। तो वो जो है
कई ये फिर ये भी याद रखें कि जो इनहेलर है ना, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर हैं, ये आपको कई दिन और कई हफ्ते खाने पड़ते हैं, ताकि उसके बाद फिर इसके तक अच्छे मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मतलब वो मिलता है। उसमें यह कि इसमें इनहेल्ड जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ये क्यों हम प्रेफर करते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, मतलब जो ओरल मेडिसिन के चूँकि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं तो हम वो इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। अच्छा, ये तो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड बताया। उसके बाद एक ड्रग्स आती हैं ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स जो ना, ये ओरल मेडिकेशन है, जिसका एक जो फेमस ड्रग आती है मोंटेलिकोस्ट, जिसको सिंगुलर के नाम से आती है, ठीक है। तो ये जो है सिम्टम्स को रिलीव कर सकती हैं अस्थमा की जो है। फिर इसमें यह भी ख्याल रखने कि जो मोंटेलिकोस्ट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, एजिटेशन है, गुस्से की फीलिंग हो सकती है, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन और सुइसाइडल थिंकिंग हो सकती है इस ड्रग के साथ। तो अगर आपको इस तरह की अलामतें शुरू हो जाएं तो आप डॉक्टर से फौरी तौर पे बताएं कि आपको मोंटेलिकोस्ट खाने से प्रॉब्लम हो रही है। फिर यह कि कम्बिनेशन इनहेलर आते हैं, ठीक है, जिसमें यह होता है कि आपको जो ना वो ड्रग देते हैं जो मतलब उसके जो ओपन करते हैं जो एयरवेज, मतलब जो एक तो बीटा जो एगनेस्ट होते हैं जो आपके एयरवे ओपन करते हैं, और कोर्टिकोस्टेरॉइड को मिक्स करके एक दवाइयाँ आती हैं। उसमें एक जो मैं अच्छा खासा देता रहा हूँ लोगों को, सिम्बिकोट, एक जो बेसिकली बुडिसोनाइट और फोर्मिट्रोल जिसका जो नाम है वो काफ़ी पॉपुलर है, तो वो मैंने भी काफ़ी पेशेंट्स को एडवाइस किया अपने। तो ये कम्बिनेशन इनहेलर भी इस तरह की लॉन्ग टर्म दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट में थियोफाइलिन की टैबलेट्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डेली पिल एक तरह की जो है ना वो आपको एयरवेज ओपन रखती है, जो मतलब जो उसके जो स्मूथ मसल उसको रिलैक्स करके जो है ना एयरवेज के इर्द गिर्द जो गिर्द होते हैं। तो लेकिन ये है कि ये इतनी कॉमन ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसके जो रेगुलर ब्लड टेस्ट चाहिए होती हैं इसको मॉनिटर करने के लिए, तो ये इतनी पॉपुलर नहीं है। बाहर कुछ पेशेंट में हम दे सकते हैं। ये तो मैंने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बताया। मैं क्विक रिलीफ जो मेडिसिन आती हैं, जैसे उसमें जो हम अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं, एल्बिट्रॉल जो इनहेलर होता है, जो मतलब वो बिल्कुल चंद मिनटों में वो एक्ट करते हैं, उससे आपकी सिम्टम कम हो सकती हैं। जो है वेंट्रोलिन इनहेलर जैसे आता है, ठीक है। ये जो है ना इसको आप अगर बड़े लोगों के वो इनहेलर भी यूज़ करते हैं, या बच्चों के लिए, या उसको जो है ना नेबुलाइज़र के थ्रू भी आप मतलब ले सकते हैं। तो वो उसको बच्चों को ख़ास तौर पे तो फेस मास्क मतलब लगा के और या माउथ पीस लगा के, तो वो जो है ना नेबुलाइज़र के ज़रिए भी ये शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा एगोनिस्ट इनहेलर्स मतलब जो है ना ये ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। फिर इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक वो आती हैं, इप्राट्रोपियम जो है, तो वो भी इसी तरह रिलैक्स करती हैं क्विकली जो है एक्ट करके एयरवेज को, तो मतलब आपकी सांस आसानी से ताकि आए। ये आमतौर पे जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, जो इप्राट्रोपियम, ये आमतौर पे एम्फाइजीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है उसमें यूज़ होते हैं, लेकिन यह कभी कभी अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ केसेस में हमें ओरल और इंट्रावीनस स्टीरॉयड भी देते हैं, जैसे कोई लट से कोई एमरजेंसी में पेशेंट आ गया तो हमको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं, या ओरल जो है प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर। लेकिन ये ज़्यादातर हम जो है इंजेक्शन और ओरल ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये जो है इसकी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये सीरियस केसेस में ही देते हैं। ठीक है। फिर ये कि जो लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है उनको हम एलर्जी के इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पे जो एलर्जी के पेशेंट तो बहुत वो कि चूँकि अस्थमा का भी प्रॉब्लम उनको हो सकता है, तो उसमें यह कि पहले शुरू में एक हफ्ते में एक दफ़ा कुछ महीनों के लिए वो लगाते हैं इंजेक्शन, और उसके बाद फिर एक महीने में एक दफ़ा मतलब 3 से 5 साल तक जो है ना वो इंजेक्शन लगते हैं एलर्जी के। फिर यह कि कुछ नई मेडिसिन है बायोलॉजिकल्स आई हैं ओमेलिजुमैब के नाम से, ठीक है। ये लेकिन ये कि उन लोगों के लिए यूज़ होती हैं ये जो है ना बहुत सीवियर जिनको अस्थमा होता है। फिर एक नई टेक्निक भी आई है जिसको ब्रोंकियो थर्मोप्लास्टी कहते हैं, उसमें वो इतनी ज़्यादा अभी नहीं है। उसमें यह कि सीवियर अस्थमा अगर हो किसी को, जो लॉन्ग टर्म जो मेडिकेशन जो मैंने पहले बताया उससे नहीं ठीक हो रहा, तो ये यूज़ हो सकती है। उसमें क्या करते हैं कि आपकी एक तरह की जो एयरवेज की जो इनसाइड्स होती है ना, उसको इलेक्ट्रोड के ज़रिए एक तरह का हीटअप किया जाता है, तो ये फिर उस एक तरह की सांस आपकी जो है ना वो मतलब बहाल कर सकता है, बेहतर कर सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन है।
फिर ये कि इसमें ये ख्याल रखना होता है कि हम एक तरह की जो स्टेप वाइज मैनेजमेंट है, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ केसेस में क्विक इनहेलर, फिर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, तो एक तरह की ये हर पेशेंट की वेरिएट करती रहती है। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, हर बंदे की ट्रीटमेंट ऑप्शन हम अलग अलग से पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से देते हैं। फिर इसमें इसमें जो है ये तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी जो मेडिसिन हम देते हैं, तो लेकिन इसमें आपको लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो है क्योंकि आप अगर एहतियात करेंगे, जैसा मैंने बताया ना, ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जो चीज़ अस्थमा को बढ़ाती हैं, उस पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो वो जो है आपकी सिम्टम कम से कम होती हैं। उसमें यह कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं उसको कम करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि एयर कंडीशनर जो है अगर आपने घर में नहीं है तो वो लगवा लें, ठीक है। उसमें यह होता है कि जो एयरबोर्न पोलन होते हैं जो ट्रीज से आते हैं जो है, या मतलब वीड से आते हैं, वो जो आगे वो इंडोर में आ जाते हैं हवा से, तो वो जो है वो उससे कम हो सकते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर जो है ना वो इंडोर की जो ह्यूमिडिटी को कम करती है, ठीक है। तो फिर ये कि ये जो डस्ट माइट से एक्सपोजर भी एयर कंडीशनर से रिड्यूस हो जाता है, तो इस वजह से जो है हम रिकमेंड करते हैं एयर कंडीशनर को। लेकिन जिन लोगों के घर में एयर कंडीशन की फैसिलिटी नहीं है तो हम यही कहते हैं कि आप जो है ना पोलन सीज़न जो मतलब एलर्जी का मौसम जब पोलन से अगर हो तो आप अपनी खिड़कियां वगैरह बंद रखें ताकि वो पोलन वगैरह घर में ना आ सके, ठीक है। फिर यह है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम अक्सर पेशेंट को कहते हैं कि आप कारपेट्स वगैरह रिमूव करवाते हैं अपने घर से, तो उसकी वो डस्ट माइट की एलर्जी से वो एक तरह का सोर्स है, तो वो भी आपकी हेल्पफुल हो सकता है। फिर यह कि जो है उसमें जो आपकी पिल्लोज वगैरह हैं, मैट्रेसेस हैं, तो उसमें आप डस्ट प्रूफ कवर्स वगैरह चढ़वाएँ और फिर उनके साफ़ सुथरा रखें, जो है वॉशेबल कर्टन रखें, तो वो जो है ना आपकी वो बचत कर सकते हैं। फिर यह कि आप अगर किसी डैम्प क्लाइमेट में नमी वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आप जो है ना वो डीह्यूमिडिफायर जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं। और कोल्ड स्पोज जो है मोल्ड स्पोज जो होते हैं, मतलब जो डैम्प एरियाज आपके जो बाथरूम में, किचन वगैरह जो है ना, या और आपके इर्द गिर्द जो मतलब जहाँ पे वो मोल्ड जो वो जम जाती है, जो उसको वो कहते हैं फंगस टाइप, वो जो है ना वो चूँकि वो एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो उससे आप जो है ना उसको बचत करनी चाहिए। यानी घर में वो जैसे कहते हैं ना, कभी वो घर में किसी की नमी की वजह से ऐसे वो मोल्ड की ग्रोथ हो जाती है, एक सेम सी, वो उस तरह वो पंजाबी में कहते सेम जी लग गई, तो वो आप उस तरह उन चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो एलर्जी का बायस बनती है। फिर यह है कि जिन लोगों ने पेट्स रखे हैं उनके पेट्स डंडर से वो जो है ना उससे आप अपने आप को बचाएँ, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फिर यह कि अपनी सफाई सुथराई का जितना आप ज़्यादा ख्याल रखेंगे, डस्ट से अपने आप को बचाएं, मास्क वगैरह लगाएं बाहर जाते हुए, तो अपनी बेडिंग रेगुलरली वॉश करें, ठीक है। अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो आप जो है ना अपने मुंह और नाक को ढाँप लें, तो मतलब ये जैसे मैंने बताया ना कोल्ड और ड्राई एयर से ये ट्रिगर हो सकता है, तो फेस मास्क भी आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो ये जो है ना, फिर ये कि आप अपने आप को हेल्दी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज। एक यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि जैसे कुछ लोगों को मैंने पहले बोला ना कि एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा, और एक्सरसाइज से ये बढ़ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल रेगुलर आप एक्सरसाइज छोड़ दें। अगर आप रेगुलरली, एक तो होती है ना कि कभी कभी एक्सरसाइज, एक रेगुलरली आप उसको रूटीन में एक्सरसाइज को अपना लें, तो उसमें आपके जो है ना वो आपके लिए दिल को ताकतवर करेगी, आपके फेफड़ों को ताकतवर करेगी, तो वो जो है ना वो आपको ज़ाहिर है अस्थमा की सिम्टम से आपको बचा सकती है। तो अगर आप कोल्ड टेम्परेचर में एक्सरसाइज करें तो आप जो है ना फेस मास्क वगैरह पहन लें, ताकि जो आपकी जो एयर है वो जो ब्रीथ कर रहे हैं वो आप वार्म हो जाए। फिर यह कि अपना वज़न जो है ना वो हेल्दी रखें, मतलब जो है ना ओवरवेट अगर आप वज़न बढ़ जाएगा तो सिम्टम आपकी ज़्यादा हो सकती है। फिर यह कि अगर आपको गर्ड मतलब जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो मैंने बताया था पहले, तो वो अगर इस तरह की बीमारी है तो उसमें जो हार्ट बर्न होता है तो वो जो है उसका आप अच्छी तरीके से आप इलाज कराएं, ठीक है। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये दमा बहुत कॉमन बीमारी है और इसका मैं इसी तरह आपको बताना चाह रहा था कि पूरी तफसीलात आपको बताऊं। तो इसके अलावा आपको इस बीमारी के मतलब कुछ क्वेश्चन हैं या फिर आप कुछ कन्फ्यूजन है वीडियो देखते हुए, तो या आप कोई किसी इवन और बीमारी का शिकार हैं तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट किया करें, ठीक है। तो मैं अगर किसी भी और बीमारी का शिकार हैं तो आप कमेंट में लिख दें, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस बीमारी के मतलब वीडियो बनाऊंगा। और अगर मुझे टाइम ना मिला तो आपको कमेंट का तो तकरीबन हर कमेंट का मैं जवाब देता ही हूँ।
और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि जो भी आपको फिर बेल का ऑप्शन, जो घंटी की जो आपको ऑप्शन आएगी उस पर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच जाएँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी तो मैं इस तरह की मुफीद वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आज बोला था कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये बेसिकली खिदमत खल्क़ का चैनल है वैत बीबी। तो आप जब दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी इंसान का भला हो जाए, तो वो एक तरह का बड़ा अच्छा कार्य खैर का काम है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।